मंच यहाँ आज इस आयोजन में जन वृद्धजनों को सम्मानित किया गया, सभी गरीब और वरिष्ठ जन उपस्थित विद्यार्थियों, मत जाए। चूँकि काफी समय हो चुका है और सत्र विलंब से चल रहा है, लेकिन यह भी एक अनिवार्यता है। मैं बिना किसी भूमिका के, चूँकि इस संवाद का अवसर है, 5-7 मिनट तक बातें करूँगा। आदरणीय पंडित विजयनिवास मिश्र जी का स्नेह भाजन रहा हूँ बहुत बचपन से ही। पहली बार सन 1975 के संभवतः उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पिताश्री प्रोफेसर डॉक्टर श्री प्रसाद जी जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में थे, उनके साथ मैं गया था। उस समय अध्यापक आवास में आदरणीय प्रोफेसर मिश्र रहते थे। बाद में अनुसंधान परिसर में चले गए, संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो वहाँ उनको सबसे पहले देखने का मुझे दर्शन का लाभ रहा। और मुझे याद है उन्होंने मुझसे पूछा जब मैं मिला उनसे, उन्होंने प्रणाम किया, जब स्पर्श किया, उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उससे ही पूछा। मैंने कहा कि आनंद वर्धन। उन्होंने कहा अच्छा, आनंद वर्धनाचार्य। और तब से लेकर जहाँ तक मुझे याद आता है कि मुझे आचार्य आनंद या आनंद वर्धनाचार्य से ही संबोधित करते रहे, चाहे वो फोन करें या मिले तो यही कहते थे, आओ आचार्य आनंद वर्धन। ये मेरे लिए बहुत सुखद स्मृति। भोपाल में लगभग 16 वर्षों तक मैं रहा अपने अध्यापन कार्य के सिलसिले में। और उस समय भोपाल उनका साल में 3-4 बार अवश्य आना होता था किसी कार्यक्रम में। तो जैसे ही कार्यक्रम बनता था, उस समय तो मोबाइल की सुविधा नहीं थी, लैंडलाइन हुआ करती थी, तो तत्काल सूचित करते थे कि मैं भोपाल आ रहा हूँ और कहीं जाना मत, जितने दिन मैं रहूँगा तो वहीं रहना है। और उन 3-4 दिनों का या 1 दिन या 2 दिन का जो सानिध्य रहना था, अनेक बार ऐसे अवसर आए। मुझे याद है जब भी वो भोपाल आते थे तो उनके जितने मित्र थे उन सब से मिलने का प्रयास करते। तो बहुत ऐसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे जो घर से जो बाहर नहीं निकल पाते थे, अस्वस्थता के कारण या किसी और वजहों से, उनके यहाँ जरूर जाते थे। एक बार शुभदेव दुबे जी वहाँ थे और शुभदेव जी क्या हो गए, उनका मुझे साथ में चला, मैं हमेशा साथ रहता ही था। मुझे शुभदेव जी बहुत ज़्यादा अस्वस्थ गए और दोनों लोग हाथ पकड़ कर भी बैठे रहे। मुझे आश्चर्य हुआ, न आदरणीय चाचा जी ने मिश्र ने कुछ कहा, न शुभदेव जी कुछ बोले। केवल दोनों लोगों की, दोनों व्यक्तियों की आंखों से शेफाली चल रही। जब 15-20 मिनट बाद हम कहा चलो अब चलते हैं, सुखदेव जी ने प्रणाम किया, तो बाहर निकले, साथ में बैठे। और तब कुछ दिन चुप रहने के बाद चाचा जी ने कहा कि मुझे याद आ रहा है, लड़काई को प्रेम हो कैसे छूटा। बस उन्होंने इतना ही कहा और कहा कि ये पंक्तियां राधा और मुनि की नहीं,
तो सचमुच इस पंक्ति को वहां सार्थक होते हुए यह जो संवेदना उनकी थी वह अद्भुत थी। एक बार ऐसे ही जहाँ उठते थे सत्येंद्र तिवारी जी के लोग बैठे हुए थे, तो कोई अध्यापक अपनी एक छात्रा को लेकर के आए और उन्होंने कहा कि पंडित जी हम दर्शन करने के लिए आए हैं आपका, और ये हमारी छात्रा है और ये गीत और कविताएं लिखती है और आपको कुछ सुनाना चाहती है। तो उन्होंने कहा हाँ सुनाओ, और उस छात्रा थी, उसने कविता सुनाई। वो कविता ना दुकान थी ना दुकान थी, और हम लोगों के लिए एक अजीब सी स्थिति हो गई। बड़े ध्यान से चाचा जी सुन रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि तुमने किन किन कवियों को पढ़ा है। उस छात्रा ने, वो ग्रामीण क्षेत्र से आई थी, तो उसने अपने गुरु जी को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरु जी की कविताएं हमने पढ़ी। हम लोग के लिए परिहास की बात हो गई। थोड़ी देर बाद वो चले गए, तो हमने उनसे कहा कि कैसे आप इतने ध्यान से सुन रहे थे उस कविता को, और जो कविता थी ही नहीं। तो उन्होंने जो बात की कि देखो ये अध्यापक अपनी इस विद्यार्थी को कितनी दूर से लेकर के आए और एक स्फुरण किया। हो सकता है आगे जाकर के ये बहुत सारी कविताएं पढ़े, लिखने लगे, अच्छा लिखने लगे, तो मैं उसके उस उत्साह को कैसे कम कर सकता। हम लोग को इस बात को समझना चाहिए। यह अद्भुत जो उनमें थी। एक बार भोपाल से सागर जाते हुए नदी सागर विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम था और अप्रैल का समय था। तो सन 1998 के अप्रैल मुझे याद है, उसमें रास्ते में जंगल था, पलाश का, और जब हम लोग गुजरे वहां से तो बिल्कुल दोपहर का वक्त था, शाम को वहाँ आयोजन था, पहुंचना था करीब 2-2:30 बजे गर्मी, और उस इलाके में चाचा ने कार रुकवाई और कहा कि थोड़ी देर यहाँ चलो। मैंने कहा फिर बाहर ना निकलिए। उन्होंने कहा नहीं, ये पलाश का जंगल ऐसी जगह देखो हम, और फिर हम करीब आधा घंटा वृक्षों के बीच में घूमते रहे। कुछ उन्होंने उठाया आकाश को, उसे किया और कहा कि देखो उसमें से जो रोशनी आ रही है कितनी सुंदर। कुछ छोटी छोटी लकड़ियाँ उन्होंने एकत्र की, उससे कहा कुछ लकड़ियाँ एकत्र कर लो और इसको काट दो। फिर मेरी जिज्ञासा लकड़ियों का क्या करेगा। मैंने कहा कि ये यज्ञों को में आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको रखना जरूरी है, किसी भी काम में। इस तरह की बहुत छोटी छोटी स्थितियाँ हैं, बड़ी अद्भुत। जब सागर हम लोग पहुँचे तो आयोजन हुआ और बिना किसी, हम लोग थक गए थे, वहाँ सड़कें उस समय उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन करीब 2 घंटे का व्याख्यान करते ही कार से जो संतुष्ट ने किया, अद्भुत और सुबह हम लोग वापस लौटना था, लेकिन शेखर जी के हम लोग रुके हुए थे। तो सुबह उठते ही हम लोग दरअसल रात भर इसलिए नहीं सुन पाए कि वहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा था। उठते ही सबसे पहले सजाई देने से पूछा जावार मच्छरों से तुम्हारा भी पाला पड़ा। मैंने कहा कि हाँ। फिर शेखर जी ने पूछा तो शेखर जी ने कि कैसी नींद आई। उन्होंने कहा कि अगर मच्छरदानी न होती तो मैं घाट सहित शायद सागर के बाहर होता। तो ये उनका जो प्रयास था वो भी याद है। देश विदेश सब जगह उनकी जो उपस्थिति थी वह लोक प्रसाद की बात लगातार हो ही रही। मुझे, मैं उनकी जब कविताएं पढ़ता हूँ या जब निबंध पढ़ता हूँ तो लगता है कि कितनी व्यापक दृष्टि। आज हम सब जानते हैं कि बड़ा युद्ध यूरोप झेल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, और उनकी कविता है जो बहुत पहले उन्होंने लिखी बर्टोल्ट ब्रेख्ट की कविता के आधार पर, वो आज के संदर्भ में बिल्कुल समीचीन है। मैं उसका यहाँ
छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी, मैं उसका वाचन करना चाहूँगा। जर्नैल साहब, ये जो तुम्हारा टैंक है ना, क्या बात है। जर्नैल साहब, ये जो तुम्हारा टैंक है ना, क्या बात है। चाहे तो ये हरा भरा जंगल तोड़ डाले, एक साथ 20 गाही आदमी उछल डाले, बस इसमें एक कसर है, यह खुद नहीं चलता। जर्नैल साहब, ये जो तुम्हारा बहुवर्षीय विमान है ना, क्या बात है। चाहे तो हवा से भी ज्यादा तेज उड़े, चाहे तो हाथी लाद ले, बस इसमें क्या कसर है, यह खुद नहीं बरसता। जर्नैल साहब, इंसान भी बड़े काम का जानवर है, यह उड़ सकता है और यह उड़कर मार सकता है, बस उसमें एक कसर है, वह सोच से। आज के संदर्भों में वर्षों पहले ये लिखी गई कथा बिल्कुल समीचीन है। ऐसे ही एक और कविता है जो फेडरिको गार्सिया से प्रेरित होकर के उनकी एक रचना से प्रेरित होकर लिखी कसीदा गुलाब, जो भारतीय परिवेश में प्रकृति को प्रभावित करती है। गुलाब को सूर्योदय की तलाश नहीं थी, अपनी टहनी पर मानो अनंत काल के लिए टिका वह किसी और की तलाश में था। गुलाब को न प्रकाश की तलाश थी न छाया की, अपनी गतराई देह और अपने सपनों के दायरे में घिरा हुआ वह किसी और की तलाश में था। गुलाब को गुलाब की तलाश नहीं थी, शून्य में निश्चल खड़ा, दरअसल वह किसी और की तलाश में था।